प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा, वीना की वाणी चैनल में कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका के अंतिम जो पाठ है संस्कृति, आज उसके सार के साथ प्रस्तुत हूँ। संस्कृति पाठ भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखा गया है और इन्होंने सिंपली यहाँ संस्कृति और सभ्यता का अंतर समझाया है। आमतौर पर हम जनरल लाइफ में या सोशल लाइफ में हम जब संस्कृति शब्द की बात करते हैं तो हम कल्चर की, रहन सहन, गीत संगीत, पहनावा, रिचुअल्स, पूजा पाठ, हम इन सब का जिक्र करते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार यहाँ संस्कृति शब्द का, संस्कृत व्यक्ति का और सभ्यता का अंतर बिल्कुल ही अलग है। लेखक का मानना है कि संस्कृति और सभ्यता शब्द ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उतना ही कम इसका अर्थ सही लोग जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है कि संस्कृति सभ्यता के अंतर को स्पष्ट करने की। इसका उदाहरण सबसे पहले उन्होंने कुछ ऐसे आविष्कारों के थ्रू किया है कि जिस व्यक्ति को आविष्कार करने की जो क्षमता होती है वो उसकी संस्कृति होती है, और वो व्यक्ति संस्कृत होता है। वो जिस चीज का आविष्कार करता है वो उसकी सभ्यता होती है। मैं अब आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ कि सभ्यता और संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है किंतु समझ में सबसे कम आते हैं। जब हम इनके आगे कुछ विशेषण लगा देते हैं जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब हम इसे थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ समझ में आने लगता है। लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण आग के आविष्कार का, यानी कि पहली बार जिस किसी ने आग का आविष्कार किया होगा और जिसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा, यानी कि कपड़ों को सिलने बुनने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया। इन दोनों आविष्कारों के थ्रू वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में संस्कृति और सभ्यता है क्या। इन दोनों को खोजने की जो शक्ति है या प्रवृत्ति है वो है हमारी संस्कृति है। सिंपल वे में देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आग की खोज की है या आपने आग की खोज की है, यानी कि किसी चीज की खोज करने की बुद्धि आप में है, आप किसी नई चीज को इन्वेंट कर सकते हैं, और वो जो इन्वेंट करने बुद्धि है आपकी, जो IQ है, वो आपकी संस्कृति है। ठीक है, और आप कौन से व्यक्ति हो गए? आप हो गए संस्कृत व्यक्ति। आपकी बुद्धि जो किसी नई चीज की खोज में लग जाती है और किसी परिणाम तक पहुंचती है, वो आपकी बुद्धि, वो प्रेरणा, वो चातुर्य या जो ज्ञान है, वो आपकी संस्कृति है। अब आपने जिस आविष्कार की खोज की है, मान लीजिए आग का आविष्कार हुआ, तो आग हो गई सभ्यता, आग का आविष्कार करने वाली व्यक्ति हो गया संस्कृत, और जिस बुद्धि प्रेरणा के बल पर उसने आग का आविष्कार किया वो उसकी बुद्धि हो गई उसकी संस्कृति। इसको आप ध्यान से समझिएगा। आप यही चीज को आप अपने ऊपर एप्लीकेबल करिएगा कि जैसे मैं किसी चीज को इन्वेंट कर सकता हूँ तो जो मेरी बुद्धि है वो मेरी संस्कृति है। मैंने जिस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है वो मेरी सभ्यता है, और मैं कौन सा व्यक्ति हूँ? मैं संस्कृत व्यक्ति हूँ। अच्छा, मान लीजिए आपने अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर किया है ना, तो आपने उसे नई नई चीजें दी, नई तरीके से, और उसको आगे ले गए, लेकिन आप संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएंगे क्योंकि आप उस व्यापार को शुरू करने में जो बुद्धि प्रयोग होनी चाहिए थी वो आपकी बुद्धि नहीं थी। आपने तो जो सभ्यता मिली उसको अच्छे से इस्तेमाल किया, तो आप सुसभ्य हो सकते हो, सुसंस्कृत नहीं हो सकते, है ना। आपने अच्छे से जो व्यापार आपको मिला, जो बिजनेस आपको मिला, मान लीजिए आग का आविष्कार हुआ, अब मैं उस आग का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने उस आग को रोटी पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, सर्दी से लोगों को बचाने के लिए, तो मैं सभ्य हो गई, सुसभ्य। और यदि मैं उस आग का आविष्कार गंदे कामों के लिए करती, मारने, काटने, जलाने, दुश्मनी, तो मैं असभ्य हो गई। यानी कि मैंने प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल किया तो मैं सभ्य, और अगर मैंने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो असभ्य। ऐसे ही अच्छी बुद्धि, ठीक है, सुसंस्कृति और कुसंस्कृति, यानी कि जब हम किसी अच्छी चीज का आविष्कार करते हैं तो वो हमारी संस्कृति हो गई। जब हम उसे बुरे वे में कुछ बुरा करने की प्रेरणा से ही शुरू करते हैं, हमने उसको इन्वेंट ही ये सोच के किया कि हम किससे क्या बदला ले या क्या मारे या क्या करें, तो वो हमारी कुसंस्कृति हो गई। आप व्यक्ति संस्कृत हैं, लेकिन आपकी संस्कृति अगर अच्छे देश हित में है, मानव हित में है, राष्ट्र हित में है तो संस्कृति है, अन्यथा वो कुसंस्कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और प्रेरणा को संस्कृति कहते हैं। आविष्कृत वस्तु यानी कि जो आपने इन्वेंट किया है वो आपकी सभ्यता है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जितनी अधिक परिष्कृत होगी, जितनी अच्छी साफ सुथरी होगी, वह उतना ही परिष्कृत आविष्कारक होगा। जैसे
कोई भी व्यक्ति नई खोज को करता है और जिन अच्छे परिणामों की कल्पना करके राष्ट्र के हित को लेकर वो उतना ही अच्छा आविष्कारक होता है, यानी कि वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, इसलिए वह संस्कृत कहलाता है, परंतु उसकी संतानों को वह चीज अनायास ही प्राप्त हो गई। चाहे सभ्य कहलाए, किंतु संस्कृत नहीं कहला सकते। मैंने आपको समझाया, जैसे पेरेंटल आपको कोई चीज मिल जाती है, वो आपने पैदा नहीं की, आपने उसकी शुरुआत नहीं की, आपको जैसी मिली आपने उसमें बढ़ावा किया, तो आप सुसभ्य हो गए, ना कि आप सुसंस्कृत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज का इजाद नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया। मे बी न्यूटन ग्रेविटी के लॉ में बहुत सारी चीजें नहीं जानता हो जो आज का फिजिक्स का स्टूडेंट जानता है, जो विज्ञान का स्टूडेंट जानता है, लेकिन फिर भी, और वो न्यूटन के लॉ पर बहुत सारी नई चीजें फैक्ट निकाल कर दे, फिर भी वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि न्यूटन का लॉ उसका इजाद किया हुआ, इन्वेंट की हुई चीज नहीं है, सभ्यता है, और वो उसने उसका बेटर इस्तेमाल किया, उसमें उसने रिसर्च की, तो वो सुसभ्य है, ना कि वो सुसंस्कृत कहलाएगा, और ना ही उसकी बुद्धि संस्कृति कहलाएगी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, वह संस्कृत था, परंतु उसके सिद्धांतों के जानकार अन्य अनेक बातों की जानकारी क्यों न रखते हो, वो सभ्य भले कहलाएंगे, परंतु संस्कृत नहीं कहला सकते। आग के आविष्कार में पेट भरने की प्रेरणा रही होगी, सुई के आविष्कार में सर्दी गर्मी से बचने की प्रेरणा रही होगी, परंतु यदि कोई व्यक्ति, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज, मान लीजिए जो हमारे आदि मानव थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने चाहे चकमक पत्थर गलती से बेशक किसी के भी हाथ में आया हो और उन्होंने आग का आविष्कार किया हो, वो किसी न किसी जरूरत के हिसाब से, एक तो अपने आप को, चूंकि पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में रहते थे, तो ठंड का मौसम रहता था, तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए और पका हुआ भोजन खाने के लिए उन्होंने अपनी जरूरत के लिए आग का आविष्कार किया होगा। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया हुआ है, ताकि पत्तों को सिलकर पत्तों से रेशा बनाना है, फिर सिलना है, कपड़े तक की यात्रा पूरी हुई होगी, तो सुई धागे का कितना काम आया होगा। यानी कि ये चीजें हमने आवश्यकता आविष्कार की जननी आप यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी संस्कृत व्यक्ति होता है जिसका पेट भी भरा है और जिसका तन भी ढका है, फिर भी उसकी बुद्धि संसार के रहस्यों को जानने के लिए घूमती रहती है, वो दुनिया के रहस्यों को जानना चाहता है, और उन रहस्यों को जानकर वो दुनिया के लिए, मानव के लिए, राष्ट्र के लिए उन खोजों को समर्पित कर देना चाहता है। हमारे ऋषि, मनीषी, बुद्धिजीवी, बहुत से ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों आविष्कर्ता रहे हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के किसी भी चीज का इजाद किया हो, और आज हम उन सारी चीजों का लाभ, आज अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखें तो कितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से कोई भी आपने नहीं इन्वेंट की है, कोई भी मैंने इन्वेंट नहीं की है, लेकिन वो किसी ना किसी ने तो की होगी। जरूरी नहीं है जिसने की हो वो उसका खुद इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन हमारे लिए उसने इजाद किए है। तो यहाँ पर जो निस्वार्थ भाव से, जो दूसरों के, संसार के हित के लिए किसी भी चीज को इजाद करता है, जो दुनिया के रहस्य को जानना चाहता है, और जगमगाते तारों का, आकाश का, धरती आसमान का, सबका रहस्य जानना चाहता है, वो वास्तव में संस्कृति का ही जनक है। और पेट भरने और तन ढकने के भौतिक कारणों की जो प्रेरणा होती है, वो व्यक्ति संस्कृति का जनक नहीं है। संस्कृति का जनक वही होता है जो भौतिक प्रभावों, कारणों से नहीं, अपितु अंदर की सहज जिज्ञासा के कारण ज्ञान पैदा करता है। यानी कि हम बिना किसी स्वार्थ के सुसंस्कृत बन सकते हैं। सुसंस्कृति हमारी बुद्धि हो सकती है जब हम मानव हित में कोई कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। और ऐसे ही संस्कृति के अधिकतर पुरस्कर्ता ऐसे ही ऋषि, मुनि, मनीषी थे। करुणा वास्तव में मानवता की जनक है। अगर हम दया भाव, मदद करते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, परोपकार की भावना से कोई कार्य करते हैं, तो वो निश्चित ही हमारे जीवन के लिए वो सुसंस्कृति का परिचायक बन जाती है। दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए अपने भोजन को त्याग करने वाला मानव संस्कृति का जनक है। रोगी बच्चे के लिए सारी रात जागने वाली माता, अपनी डबल रोटी मजदूरों को देने वाला लेनिन, और मजदूरों को सुखी देखने वाले मार्क्स, तृष्णा में जलती मानवता को उबारने वाले रात सुख त्यागी बुद्ध,
सब कुछ मानव संस्कृति के निर्माता हैं। ये सब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, मानवता के लिए अपने कार्य को किया, अपनी एक पहचान बनाई और संसार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेखक का विचार है कि आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाली भावना, तारों की जानकारी चाहने वाली जिज्ञासा और सर्वस्व त्याग करने वाली महामानवता सब संस्कृति के ही विविध रूप हैं। अब सभ्यता और असंस्कृति, देखिए आपने असभ्यता शब्द सुना होगा, असंस्कृति सुना होगा। यहाँ पर अंतर देखिए, संस्कृति का परिणाम ही सभ्यता है। व्यक्ति संस्कृत, उसकी बुद्धि संस्कृति और उस बुद्धि से जो इजाद किया वो सभ्यता। सभ्यता हमारे खान पान के तरीके, ओढ़ने पहनने, आने जाने और कटने मरने के तरीके भी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। मानव की जो योग्यता, प्रवृत्ति मानव विनाश के साधन खोजती है, वह हमारी असंस्कृति है। ध्यान दीजिएगा, जो हम किसी अहित के लिए किसी चीज का निर्माण करते हैं, खोज करते हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है बल्कि वो बुद्धि असंस्कृति है, क्योंकि हमने नेगेटिव, नकारात्मक सोच लेकर दुनिया का अहित करने के उद्देश्य से हमने उस चीज को रचा है। ये रक्षणीय नहीं है, मतलब रक्षा करने के योग्य नहीं है। संसार क्षण क्षण बदलता रहता है, ऐसे में किसी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव की प्रज्ञा यानी कि बुद्धि जब भी कोई नया तथ्य देखती है तो उसने कोई ना कोई नई वस्तु खोजी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। अगर हम सच्चे मन से, आज आप ये ना सोचें कि अगर हम किसी को गोली नहीं मारे तो हम भी गोली नहीं खाएंगे, लेकिन हर कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, आप हमेशा यही कहते हैं हम कि अगर किसी जानवर को नहीं छेड़ो, किसी को परेशान ना करो, तो वो हम पर वार नहीं करता। हम अगर दल बनाकर घूम रहे हैं तो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ किया होगा जो अपनी सुरक्षा के लिए आपको दल की जरूरत पड़ती है। अगर आपने कुछ भी बुरा जीवन में नहीं किया तो वो भय आपको कभी नहीं सताएगा। आप निर्भीक होकर जीवन जी सकते हैं और उसके लिए आपको रक्षणीय वस्तुओं की, रक्षणीय लोगों की और कोई भी औजार हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो आपको बेखौफ अकेले घूमने में कभी तकलीफ नहीं होगी। तो वास्तव में मानव संस्कृति अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता और उसमें कल्याणकारी अंश जितना ही अधिक होगा, स्थायी होगा, वो उतना ही श्रेष्ठ होगा। यानी कि कोई भी खोज जब हम करते हैं तो उसमें संसार की कल्याण की भावना जितनी अधिक होगी, उसका उतना ही प्रभाव, उतना ही वो श्रेष्ठ होगा, उतना ही वो उत्तम होगा। आप ध्यान रखिए, संस्कृति, संस्कृत और सभ्यता जो प्रोडक्ट हमने इन्वेंट किया, संस्कृति जिस बुद्धि से हमने उसको इन्वेंट किया और जिस व्यक्ति ने इन्वेंट किया वो संस्कृत व्यक्ति है। अगर कोई चीज हमें मिली वो सभ्यता है, आग का आविष्कार हमने गलत रूप में इस्तेमाल किया वो हमारी असभ्यता है। हमने जैसे है अच्छे से, जिस उद्देश्य को लेकर वो पैदा की गई थी, हमने वैसे ही उसका प्रयोग किया तो हम सभ्य हो सकते हैं, है ना। अगर गलत बुद्धि से किसी चीज का आविष्कार करेंगे तो वो सुसंस्कृति नहीं होगी बल्कि कुसंस्कृति होगी और वो व्यक्ति संस्कृत तो होगा लेकिन उसकी अप्रोच संस्कृत व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो खोज तो कर पा रहा है ना, उसने खोज तो की है पर वो नेगेटिव की है, ये उसकी असंस्कृति है। और जब हम उस प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी असभ्यता है। तो आप तीनों का अंतर जरूर याद रखेंगे। इसमें से मार्क्सियन पैसेज भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न में की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई, ये आप दे सकते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे और वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, ये आप बताएंगे। और एक और प्रश्न है कि संस्कृति पाठ के आधार पर किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने वाली चेष्टाएं की गई, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। प्रश्न ये है कि जब जब नेगेटिविटी आई, मान लीजिए युद्ध हुआ, युद्ध में मानव ने क्या किया, एक होकर सामना किया, उसने यूनिटी दिखाई, शत्रु का सामना किया। और कब कब हमारी संस्कृति ने सबसे बड़े होकर, सबसे आगे आकर जब एक होने का प्रमाण दिया हो। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। मैंने कोशिश तो की है आपको सिंप्लीफाई करने की और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पैसेज में भी आ सकता है एक सभ्यता संस्कृति और इसका अंतर आप स्पष्ट कर लीजिएगा। आपका पाठ बिल्कुल तैयार है। अगर आपको व्याख्या समझ आई हो, सार समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।